रायबरेली जनपद में उषा फोन नेटवर्क लाने वाला व्यक्ति आज आपके सामने इस वीडियो में है। रायबरेली में सर्विस सेंटर क्या होता है, टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, वो लाने वाला आदमी आपके सामने है। एलजी का मैं सर्टिफाइड इंजीनियर रहा हूँ। एलजी जीएसएम और आईटी में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और एलजी में बहुत ज़्यादा सेवाएं हमने दी। उषा फोन एक समय था जब मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग आया करती थी, इनकमिंग का भी पैसा पड़ता था। उस समय भी मैंने जनपद को सेवाएं दी। मैं आपको बताऊं, आपको सुन करके हंसी आएगी। जो सिम आज आप फ्री में सड़क पर खरीद लेते हैं, वो सिम लेने के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे। और एक सिम, मुझको नाम भी याद है, सरल, उषा उत्सव, इस तरीके से उषा कंपनी के कुछ सिम आया करते थे और एक सिम की कास्ट हुआ करती थी 10,000 रुपए, 45 पैसे, 1 रुपए, 1 रुपए 40 पैसे, इस तरीके से पर मिनट इनकमिंग की कॉल दी जाती थी। यानी कि मैंने अगर आपको कॉल किया है और आपने 1 मिनट सुन लिया है तो आपके भी पैसे जाने हैं और हमारे भी पैसे जाने हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे हम लोगों ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र की बात रही तो शिक्षा के क्षेत्र में जनपद को सेवा देने के लिए आप ये मान के चले 10-10 घंटे, 8-8 घंटे लगातार पढ़ाने वाला आदमी, बच्चों को पढ़ाया, उनको स्टडी कराया और बहुत सारी चीजें जो है हम लेकर के आए। और बच्चों से चाहे फिजिक्स में हो, उसके बाद चाहे केमिस्ट्री में हो, उसके बाद हमने आईटी सेगमेंट में बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। उस सूचना प्रौद्योगिकी में मैं उस समय से हूँ 91, 92, 93। यहाँ पर जब विंडोज का नाम नहीं होता था, डॉस का नाम नहीं होता था, तब जो है लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। डॉस का 2.2 वर्जन, 6.2 वर्जन, 6.21 वर्जन, इस तरीके के वर्जन में मैंने काम किया और बच्चों को सिखाया। और भी बहुत सारी चीजें रहीं। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग विंडोज पे इतना ज्यादा काम करते हैं। CUI सेक्टर हो गया हमारा, GUI सेक्टर हो गया, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था, आप ये मान के चले, विंडोज 95, विंडोज 3.11 वर्क ग्रुप, विंडोज NT, ये शायद नाम आपने सुने होंगे। और उस समय जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तब मैंने इसको कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया था और इसको रन किया था। ये इंटरनेट, जिसके माध्यम से आज आप हमको देख रहे हैं, इंट्रानेट, जिसका इंस्टॉलेशन, जिसकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती थी, आज वो सारी चीजें बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी में आ चुकी है। एक समय था कि जो विंडोज आप अपनी पेन ड्राइव या थंब ड्राइव लेकर के USB में लगा करके उसकी सेटिंग बना करके और तुरंत जो है USB से बूट करके विद इन 20 या 30 मिनट आप फर्स्ट क्लास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पर लोड कर लेते हैं, अपने लैपटॉप पर लोड कर सकते हैं। मैंने वो समय देखा है जब एक विंडोज को लोड करने के लिए आपको 32 1.44 MB की फ्लॉपीज होनी चाहिए थी और एक एक फ्लॉपी लगा करके उस विंडोज को लोड किया जाता था। और फ्लॉपी की एक ड्राइव हुआ करती थी 1.44 MB, सोचिए आप, यानी कि 1 MB को कॉपी करने में इट विल टेक 15 to 20 मिनट अप्रोक्स। और उस पर बैठे रहते थे और कभी कभी ऐसा होता था 32 फ्लॉपी को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज का जो सेशन चल रहा है, जो स्क्रॉल बार चल रहा है कि यहाँ से आप डाउनलोडिंग हो रही है, और होते होते लास्ट में ऐसा होता था कि 28 नंबर वाली फ्लॉपी डिस्क में एरर आ जाती थी। कुल मिला के 2, 3, 4 घंटे हमारे बर्बाद और उसके बाद विंडो हमेशा क्रैश हुआ करता था। हार्ड डिस्क की बात करें तो आप सोचेंगे आज आप 1 TB के हार्ड डिस्क ले रहे हैं, 10 TB के हार्ड डिस्क ले रहे हैं, आप बहुत ह्यूज कैपेसिटी के हार्ड डिस्क ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो समय था, उस समय पे जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते थे, वो हार्ड डिस्क, अभी आपको हंसी छूट जाएगी, वास्तव में ये तो सबको मालूम है कि 1950 में हार्ड डिस्क आ चुकी थी। लेकिन जब हार्ड डिस्क पे हम लोग इंस्टॉलेशन करते थे तो वहां पे 630 MB के हार्ड डिस्क, मैं खुद बताऊं 630 MB के हार्ड डिस्क मैं दिल्ली से लाया था उस समय और मुझको अभी तक उसका रेट याद है, वो 7200 रुपए की पड़ी थी। 7,200 रुपए की 630 और 540 MB की हार्ड डिस्क, जिसमें कि हम विंडोज 3.11 यानी कि डॉस पे मोड, जो सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, उनको हम लोड करते थे, वो चलते थे। ये था सीन। इस तरीके से शिक्षा में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया। मैं आपको बताऊं, पहले डॉस जो आप पढ़ते हैं ना, एक एक महीने डॉस पढ़ाया जाता था, डॉस के कमांड्स,
डॉस के कमांड DIR, CLS, कॉपी कॉन, डेल ट्री, बहुत सारे कमांड्स होते थे। और प्रिंट कमांड, मतलब आप सोचो कलर कमांड, अगर कलर कमांड करके कुछ चेंज कर दिया जाता था और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में कुछ कलर आ जाया करते थे, जो कुछ कलर स्क्रीन जो हमारी हुआ करती थी वो कलर हो जाती थी, कोई लाइन कलर हो जाती थी, कोई टेक्स्ट कलर हो जाता था, तो इतनी प्रसन्नता होती है हम लोगों को। क्या बात है कि हमने कलर कमांड से, क्या आप मालूम है, डॉस प्रॉम्प्ट पे हम लोग कमांड बना करके तिरंगा झंडा बना दिया करते थे और ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है ये डॉस प्रॉम्प्ट। हम लोग प्रॉम्प्ट कमांड को चेंज करते थे, यानी कि C प्रॉम्प्ट और D प्रॉम्प्ट आता था तो वहां पे अपना नाम आ जाता था, हम लोग इतने प्रसन्न होते थे। वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी। आज की टेक्नोलॉजी देखिए, मैं लाइव आपके सामने हूं, आपसे बात कर रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं आपको बताऊं कि हृदय प्रसन्न हो जाता था कि हम बच्चों को वर्ड स्टार पढ़ाते थे, GW बेसिक पढ़ाते थे, फोटान पढ़ाते थे, कोबोल पढ़ाते थे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेजेस पढ़ाते थे और अपने आप को बहुत काबिल महसूस करते थे कि हाँ आज बच्चों को पढ़ाया है, आज पास्कल पे हमने काम किया, आज हमने कोबोल पे काम किया, आज हमने फोटान पे काम किया। और वो चीजें बच्चे पढ़ते थे। और पहले की परिपाटी थी कि अगर बच्चा कंप्यूटर सीखने आया है और एक कंप्यूटर इंजीनियर के पास, तो लोग इतना सम्मान देते थे कि सर क्या बात है, आप कंप्यूटर के इंजीनियर हैं। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज होती थी और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का कंप्यूटर आता था, जहां पर 1 लाख रुपए बताना भी अपने में एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। खैर, ये बातें तो मैंने आपको इसलिए बताई कि ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाते 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 आज लॉकडाउन में पहुंच गया है एक शिक्षक, जिसने देश को बहुत कुछ दिया। मैं रायबरेली जनपद की ही बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं सुल्तानपुर की, मैं बात करता हूं अमेठी की, मैं बात करता हूं और भी दूसरे जिलों की और भी दूसरे प्रदेशों की। पूरे देश में एक ऐसा वर्ग जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा था, अपना पूरा जीवन उसने शिक्षा को दे दिया, बच्चों को पढ़ाने में दे दिया और उनसे सम्मानजनक जो फीस मिलती थी। हम लोग कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते इस तरीके का कि कोई सरकारी अधिकृत इंस्टीट्यूशन हो और वहां पर किसी छात्र का आना उसकी मजबूरी हो, उसको उसके लिए कोई TC हो हमारे पास कि हमको TC देनी है, या वो नहीं आएगा तो उसको हम फेल कर देंगे। हम लोग पूरी अपनी योग्यता पर ही बच्चों को अपने पास बुलाने की क्षमता रखते थे। बच्चा आया, उसने 1 महीने की फीस दी, अगर हमारे पास योग्यता नहीं तो बच्चा रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं 89 से पढ़ा रहा हूं, आज 2020 है और आज भी वही काम। आज के 6 महीने पहले लॉकडाउन लगा और ये कहा गया कि नहीं साहब, बच्चे घर से नहीं निकलेंगे, बहुत सारे बच्चे घर से नहीं निकलेंगे, कोचिंग नहीं होगी, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। साहब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा। मैंने तो ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो सहायता करती थी, मैंने आज तक अभी तक किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि नहीं भैया ये इंस्टीट्यूशन खुलना है, इंस्टीट्यूशन खुलना चाहिए, कोचिंग खुलना चाहिए। अभी हाल में ही बहुत सारे मीडिया में आ रहा है कि नहीं साहब कंपटीशन होगा, नीट का एग्जाम होगा और कॉम्पिटिटिव बहुत सारी चीजें चलेंगी। साहब उन बच्चों को तैयार किसने किया? उन बच्चों को हमने तैयार किया। क्या किसी ने झांक के देखा कि हमारे घर में रोटी है कि नहीं है? क्या किसी ने झांक के देखा कि एक ऐसा तबका जो पूरे देश को संभालने की कोशिश कर रहा है, उस तबके के खर्चे कैसे चलेंगे? उस तबके का बिजली का बिल कैसे जाएगा? उस तबके का घर का राशन कैसे आएगा? उसकी जो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, बहुत बड़ी कार फोर्ड तो नहीं खरीद रखी, लेकिन छोटी कार है तो उसकी किस्त कहां से जाएगी? एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, ये भी बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को ओपन भी कर देती है तो आगे का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। कोई माता पिता अपने बच्चों को भेजने वाला नहीं है कि जा करके वहां, और मैं खुद भी बच्चों को नहीं भेजूंगा। लेकिन अब इस उम्र में जो अपना पूरा समय लगा चुके हैं, मैं 30 साल का समय लगा चुका हूं, कोई 15 साल का समय लगा चुका है, कोई 20 साल का समय लगा चुका है अपना, उसके बाद उनके पास एक सम्मानजनक कार्य करने के लिए कोई कार्य भी नहीं है कि वो क्या कार्य करें। उनके पास तो सिर्फ ये रह गया है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से जुड़े हुए हैं और उसी में उनकी महारत हासिल है और उसी पे वो सारी चीजें देते रहे। चलिए, अब खैर ये तो मैंने बताई, ये व्यथा जो है सभी लोगों की है, ये व्यथा मेरी नहीं है। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। जितने भी कोचिंग के लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, अभी तक उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए। आप ध्यान रखें, अगर हमने इंजीनियर पैदा किए, हमने डॉक्टर पैदा किए, हमने नीट क्वालिफाई कराए, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा किए, हमने हार्डवेयर इंजीनियर पैदा किए,
हमने बहुत सारे लोगों को उनको गढ़ा है, बच्चों को बुलाया है जिनके बालों से कनपटी से तेल चूता था, गांव से साइकिल चला करके आते थे, आज वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये है सिस्टम। क्या सिस्टम को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक तबका जो इतना पढ़ा लिखा है, क्या है एग्जाम करा के आप नीट क्वालिफाई करा रहे हो, आप सारी चीजें क्वालिफाई कर रहे हो, इस चीज की क्या गारंटी है जो बच्चा अभी पिछले कुछ वर्षों में उसने डॉक्टरी कर ली, एमबीबीएस कर लिया और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसने पास आउट कर दिए, कुछ लोगों ने जो है बीटेक कर लिया, कुछ लोगों ने एमटेक कर लिया, कुछ लोगों ने सीएस कर लिया, किसी ने सीए कर लिया, उनके पास कहां जाओगे? बहुत बड़ा तबका आज सड़क पे टहल रहा है और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ये जो कोविड और कोरोना जैसी बीमारी हमारे पास आ चुकी है कि उस पर भी लोग काम करेंगे और आज एग्जाम देंगे। क्या गारंटी है आज मेरा बेटा एग्जाम दे और उसको एकदम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास जो है निकल जाए और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाए कहीं, और सिलेक्शन होने के बाद कहाँ उसको जॉब मिलने वाली है? प्राइवेटाइजेशन को आप देख ही रहे हो कि इतना तेजी से स्किल का जमाना आ गया है, आपके पास अपना स्किल होना चाहिए। हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आज कहना चाहता हूं, लेकिन आज छोटा सा एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि पहले किस तरीके से एजुकेशन थी और कितना संघर्ष करके, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी कि इतना संघर्ष करने के बाद, अपने जीवन के इतने साल देने के बाद आज भविष्य कुछ नहीं है। आप चाहें तो किसी भी टेक्निकल सिस्टम पे आप हमसे बात कर सकते हैं, आप एथिकल वैल्यूज पे बात कर सकते हैं, आप हमसे जो है आईटी के क्षेत्र में बात कर सकते हैं, आप हमसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज, आप हमसे आध्यात्मिक बातें कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हमसे कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। आई एम एबल टू डू ऑल टास्क। क्यों? पढ़ना 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 पढ़ना, सीखना और सिखाना ही हमारा जॉब रहा पूरे जीवन में। लेकिन आज इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपके पास आया हूं कि अभी भी हम हताश नहीं हुए हैं, हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं। एक ऐसा तबका जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा था, उसको मैं संबोधित करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने बहुत संघर्ष झेले, आप भी बहुत सारे संघर्ष झेल रहे होंगे। मैं सिर्फ उन मित्रों को संबोधित कर रहा हूं जो प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। अभी एक मित्र का हमारे फोन आया कि वो एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट चला रहे थे और उनने ये बताया कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स थे, बीच में बारिश थी, मकान मालिक ने उनको जो है ताला चाबी नहीं दिया कि आप अपना जो है खोले। उनको रेंट था, काफी दिन का रेंट हो गया था इसलिए, और एक दिन बाद जो जा करके उन्होंने रेंट अपना पेड किया कि सर ये हमारा रेंट है, अब मैं कंप्यूटर सेंटर नहीं चला पाऊंगा, कृपया ताला खोल दें और हम अपने कंप्यूटर कम से कम उठा ले जाए। कैसे भी हम आधे तीहे दाम पे इसको बेच करके अपना खर्चा चलाना चाहते हैं। और उन्होंने हमको फोन किया और फपक के रो पड़े। हमसे कहने लगे सर मैं जब अंदर गया हूं तो बहुत सारे चूहे और ऊपर से सीलन भी आई थी, हमारे सारे कंप्यूटर, सारे सर्वर, नेटवर्क एडाप्टर से लेकर के मॉड्यूलेटर, सारी जितनी भी डिवाइसेस थी वो सब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। ये है समय सर, करना है कुछ, लड़ना है हमको, अपने आप से लड़ना है, अपनी चीजों से लड़ना है, हमको किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। लेकिन कहीं न कहीं एक चीज आती है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमने अपना पूरा जीवन दिया है। उस देश को अच्छे सैनिक देने के लिए, अच्छे इंजीनियर देने के लिए, अच्छे नागरिक देने के लिए हम लोग एथिकल वैल्यूज की क्लासेस लेते थे। आज मौका ये है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, मैं और ना दूसरों को कहना चाहूंगा कि भैया आप डिप्रेशन में आओ। रास्ते बहुत सारे हैं और उन रास्तों पे भी हमको चलना है। हमेशा प्रकृति का नियम रहा है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। मैं अपने सभी मित्रों को ये संबोधित करना चाहता हूं कि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों को देखना है, खोजना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। क्यों? क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं किसी को संबोधित नहीं कर रहा हूं, कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट की लिस्ट में आते ही नहीं है कि एक तबका ऐसा भी है जो इंस्टीट्यूशन चला रहा था, जो बच्चों को पढ़ा रहा था, एक कोचिंग भी एक तरीके का कोई सिस्टम था। हम लोग भी इनकम टैक्स देते थे, हम लोग भी सर्विस टैक्स देते थे, हम लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था, हम लोगों के भी शिक्षा के एनजीओज चलते थे, उसमें भी हम लोग योगदान करते थे। इन लॉकडाउन पे भी बहुत सारी चीजों हम लोगों ने कलेक्ट करके लॉकडाउन किया। लॉकडाउन में जो उन लोगों को जो जिनको जरूरत थी उनको हम लोगों ने मदद किया। लेकिन आज
की डेट में लगता है हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, न गवर्नमेंट है, न कोई समाज सेवी संस्था है, न हम लोगों के लिए कोई आवाज उठाने वाले। हाँ, लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, शिक्षक थे, सुबह से आदत थी कि नहा धो करके अच्छे कपड़े प्रेस करके पहन लेना, भले ही 2 शर्ट 2 पैंट रही हो, और साफ सुथरे होकर के निकल पाना। तो आसपास और समाज के लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, ये तो जैसे थे वैसे ही चलते हैं, और ये अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। इंटर में एक कहानी पढ़ी थी, पर्दा। पर्दा एक कथा है, और जो यूपी बोर्ड से जो लोग पढ़े होंगे उन्होंने देखा होगा। पर्दा एक ऐसी कहानी थी जिस कहानी में घर के सामने तो पर्दा था और घर के अंदर कुछ नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अपने भाव व्यक्त करना चाह रहे थे और वो भाव मैंने आपसे व्यक्त किए। ये मैंने खुद अपना वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ आप, और ये मैं शेयर करूंगा आपको, आप देखिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो जरूर अपने कमेंट्स करिएगा, कुछ और दिल की बातें बताने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार।